चाबहार पोर्ट के आसपास अचानक हालात तेजी से बदल गए हैं। समुद्र की सतह पर सब कुछ अफरा तफरी दिख रहा है, लेकिन खुफिया रिपोर्टों और समुद्री निगरानी प्रणालियों ने एक ऐसी गतिविधि पकड़ ली जिसने नई दिल्ली से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी। यह वही चाबहार पोर्ट है जिसे भारत ने वर्षों की रणनीतिक योजना, अरबों डॉलर के निवेश और लंबी कूटनीतिक बातचीत के बाद विकसित किया है। ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित यह बंदरगाह केवल एक व्यापारिक केंद्र नहीं, बल्कि भारत की पश्चिम एशिया और मध्य एशिया तक पहुंच का रणनीतिक दरवाजा माना जाता है। इसी वजह से जब अचानक खबर आई कि बंदरगाह के एंट्री जोन में संदिग्ध समुद्री गतिविधियां बढ़ रही हैं और सुरक्षा एजेंसियां संभावित खतरे की चेतावनी दे रही हैं, तो स्थिति बेहद गंभीर मानी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बंदरगाह के आसपास कुछ अज्ञात जहाजों और छोटी तेज नावों की हलचल देखी गई थी, जो सामान्य समुद्री यातायात का हिस्सा नहीं लग रही थी। इसके साथ ही कुछ ड्रोन जैसी गतिविधियां भी नोटिस की गईं। समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञों ने आशंका जताई कि यह किसी बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि चाबहार पोर्ट सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक नीति के लिए भी बेहद अहम है। यदि यहां अस्थिरता पैदा होती है तो इसका सीधा असर भारत के व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय कूटनीति पर पड़ सकता है। जैसे ही यह जानकारी नई दिल्ली पहुंची, राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र तुरंत सक्रिय हो गया। भारतीय नौसेना, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बीच तेजी से बैठकें शुरू हो गईं। स्थिति का आकलन करते हुए यह समझा गया कि अगर समय रहते मजबूत सैन्य मौजूदगी नहीं दिखाई गई तो न सिर्फ चाबहार पोर्ट की सुरक्षा बल्कि उस पूरे समुद्री क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है। इसी दौरान समुद्र से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई, जिसने पूरे ऑपरेशन को और ज्यादा गंभीर बना दिया। जानकारी मिली कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बेहद संवेदनशील समुद्री मार्ग में भारत के कई व्यापारी जहाज फंसे हुए हैं। यह वही समुद्री रास्ता है जिसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा कॉरिडोर में से एक माना जाता है। दुनिया के लगभग 1/3 तेल और गैस की सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरती है। भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देश के लिए यह समुद्री मार्ग जीवन रेखा की तरह है। अगर यहां किसी भी तरह का सैन्य तनाव या अवरोध पैदा होता है तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय इस इलाके में भारत के कुल 38 व्यापारी जहाज मौजूद थे। इनमें कई बड़े ऑयल टैंकर शामिल थे, जिनमें हजारों टन कच्चा तेल और गैस भरी हुई थी। इन जहाजों का सुरक्षित निकलना बेहद जरूरी था, क्योंकि इनमें मौजूद ऊर्जा संसाधन भारत की रिफाइनरियों और उद्योगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। जैसे ही यह जानकारी नई दिल्ली के सुरक्षा तंत्र तक पहुंची, स्थिति को आपातकालीन स्तर का मानते हुए भारतीय नौसेना को तुरंत कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। आदेश स्पष्ट थे, किसी भी कीमत पर भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और अगर जरूरत पड़े तो समुद्र में मजबूत सैन्य उपस्थिति दिखाकर संभावित खतरे को रोका जाए। इसी रणनीति के तहत भारत का सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत तुरंत मिशन पर भेजने का फैसला लिया गया। INS विक्रांत भारतीय नौसेना की ताकत का प्रतीक माना जाता है। यह भारत में निर्मित पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है और आधुनिक युद्ध तकनीकों से लैस है। जैसे ही विक्रांत को इस मिशन के लिए रवाना करने का आदेश मिला, नौसेना के बेस पर हलचल तेज हो गई। युद्धपोतों, निगरानी विमानों और हेलीकॉप्टरों की तैयारी शुरू हो गई। विक्रांत के साथ कई विध्वंसक और फ्रिगेट जहाजों को भी इस ऑपरेशन में शामिल किया गया ताकि एक मजबूत नौसैनिक टास्क फोर्स तैयार की जा सके। कुछ ही घंटों के भीतर यह पूरा बेड़ा अरब सागर की ओर बढ़ने लगा। समुद्र के इस मिशन का मकसद सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश देना भी था कि भारत अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। जैसे ही विक्रांत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब पहुंचा, पूरे क्षेत्र में भारत की सैन्य मौजूदगी अचानक बढ़ गई। नौसेना के निगरानी विमान लगातार समुद्र और आसमान पर नजर रखने लगे।
ड्रोन और रडार सिस्टम हर गतिविधि को ट्रैक कर रहे थे। भारतीय युद्धपोतों ने व्यापारी जहाजों के आसपास सुरक्षा घेरा बनाना शुरू कर दिया। यह ऑपरेशन बेहद संवेदनशील था, क्योंकि इस समुद्री क्षेत्र में कई देशों की नौसेनाएं भी सक्रिय रहती हैं। इसलिए हर कदम बेहद सावधानी और रणनीतिक संतुलन के साथ उठाया जा रहा था। भारतीय नौसेना का मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी संभावित टकराव से बचते हुए अपने जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस दौरान चाबहार पोर्ट के आसपास की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही थी। भारतीय खुफिया एजेंसियां और समुद्री निगरानी प्रणाली लगातार जानकारी जुटा रही थीं कि आखिर अचानक यह तनाव क्यों पैदा हुआ। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन से जुड़ा मामला हो सकता है। पश्चिम एशिया में कई देशों के बीच बढ़ते तनाव और वैश्विक राजनीति के बदलते समीकरणों के बीच चाबहार पोर्ट की रणनीतिक अहमियत और भी बढ़ गई है। भारत के लिए यह बंदरगाह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक बिना पाकिस्तान के रास्ते के व्यापार कर सकता है। इसी वजह से जब विक्रांत इस क्षेत्र में पहुंचा तो यह सिर्फ एक सैन्य तैनाती नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी था। यह संदेश था कि भारत अपने समुद्री हितों और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी समझौता नहीं करेगा। कुछ ही समय में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन के तहत व्यापारी जहाजों को सुरक्षित कॉरिडोर में एस्कॉर्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक एक करके जहाज इस संवेदनशील इलाके से निकलने लगे। हर जहाज के सुरक्षित निकलने के साथ दिल्ली में राहत की सांस ली जा रही थी। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि आज की दुनिया में समुद्री सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्र के रास्ते से होता है और ऊर्जा आपूर्ति भी समुद्री मार्गों पर निर्भर है। ऐसे में किसी भी रणनीतिक समुद्री रास्ते पर तनाव पैदा होना पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। भारत के लिए यह मिशन इसलिए भी अहम था क्योंकि इससे यह साबित हुआ कि भारतीय नौसेना अब सिर्फ तटीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह हिंद महासागर और उससे आगे के क्षेत्रों में भी अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है। जब INS विक्रांत इस मिशन के दौरान समुद्र के बीच खड़ा था, उसके डेक पर तैनात फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार थे। रडार स्क्रीन पर लगातार समुद्री गतिविधियां दिखाई दे रही थीं और कमांड सेंटर से हर सेकंड स्थिति पर नजर रखी जा रही थी। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि आधुनिक समुद्री रणनीति का जीवंत उदाहरण था, जिसमें कूटनीति, सैन्य शक्ति और आर्थिक हित तो तीनों एक साथ जुड़े हुए थे। आखिरकार कई घंटों के सतर्क निगरानी और रणनीतिक एस्कॉर्ट के बाद भारतीय जहाजों का काफिला धीरे धीरे इस संवेदनशील समुद्री क्षेत्र से बाहर निकलने लगा। समुद्र की लहरें अब भी उतनी ही शांत थीं, लेकिन इस शांत सतह के नीचे जो रणनीतिक संघर्ष चल रहा था, उसने यह साफ कर दिया कि आने वाले समय में समुद्री मार्गों की सुरक्षा वैश्विक राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बनने वाली है। और इस पूरे घटनाक्रम में भारत ने यह दिखा दिया कि अगर उसके व्यापार, ऊर्जा सप्लाई या रणनीतिक हितों पर कोई खतरा आता है, तो वह सिर्फ कूटनीतिक बयान नहीं देगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर समुद्र में अपनी ताकत भी। ऑपरेशन का पहला लक्ष्य उन जहाजों को निकालना था जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इसी रणनीति के तहत सबसे पहले 2 जहाजों को प्राथमिकता दी गई। यह जहाज थे शिवालिक और नंदा देवी। दोनों जहाजों पर लदा हुआ तेल और गैस भारत की सप्लाई चेन के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा था। अगर यह जहाज फंस जाते तो भारत में गैस और ईंधन की सप्लाई पर सीधा असर पड़ सकता था। IAS विक्रांत से उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमानों ने इन जहाजों के ऊपर हवाई सुरक्षा घेरा बनाया। पूरे ऑपरेशन के दौरान हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। बेहद सावधानी के साथ इन दोनों जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स के खतरनाक क्षेत्र से बाहर निकाला गया। हिंद महासागर के उस तनावपूर्ण समुद्री क्षेत्र में भारतीय नौसेना का ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। 2 भारतीय जहाजों को सुरक्षित निकालने के बाद
जब वे भारत की ओर रवाना हुए तो दिल्ली से लेकर मुंबई और विशाखापत्तनम तक राहत की सांस जरूर ली गई, क्योंकि इन जहाजों में मौजूद ऊर्जा संसाधनों के सुरक्षित पहुंचने से भारत में पैदा होने वाला संभावित ऊर्जा संकट टल गया था। लेकिन समुद्र के उस इलाके में स्थिति अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं थी। हरमोज के आसपास अभी भी भारत के 36 जहाज फंसे हुए थे, जो लगातार तनावपूर्ण माहौल में इंतजार कर रहे थे कि कब भारतीय नौसेना उन्हें सुरक्षित रास्ता देकर बाहर निकालेगी। इन जहाजों पर न केवल भारतीय क्रू मौजूद था, बल्कि इनमें कई ऐसे जहाज भी थे जो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण ऊर्जा और व्यापारिक आपूर्ति लेकर आ रहे थे। इस पूरे ऑपरेशन की कमान संभाल रहे आईएनएस विक्रांत के कमांडरों ने फैसला किया था कि ऑपरेशन को रोका नहीं जाएगा, बल्कि उसी रणनीति को जारी रखते हुए एक एक करके बाकी जहाजों को भी सुरक्षित निकाला जाएगा। इसके लिए भारतीय नौसेना ने एक बेहद सटीक और बहुस्तरीय रणनीति तैयार की थी, जिसमें समुद्री निगरानी, ड्रोन सर्विलांस और युद्धपोतों की सुरक्षा घेरा बनाकर जहाजों को बाहर निकालने की योजना शामिल थी। लेकिन जैसे ही नौसेना के कमांडर अगला चरण शुरू करने की तैयारी कर रहे थे, तभी नई दिल्ली से एक ऐसा संदेश आया जिसने पूरे ऑपरेशन की दिशा ही बदल दी। रक्षा सूत्रों के अनुसार दिल्ली से आए इस संदेश में साफ शब्दों में कहा गया कि ईरान में स्थित चाबहार पोर्ट की स्थिति तेजी से संवेदनशील होती जा रही है और वहां तुरंत मजबूत सैन्य मौजूदगी दिखाना भारत के लिए बेहद जरूरी हो गया है। यह वही चाबहार बंदरगाह है जिसे भारत ने वर्षों की रणनीतिक मेहनत के बाद विकसित किया है और जो न केवल भारत बल्कि मध्य एशिया और अफगानिस्तान के साथ व्यापारिक संपर्क के लिए एक महत्वपूर्ण द्वार माना जाता है। चाबहार केवल एक बंदरगाह नहीं, बल्कि भारत की समुद्री और भू राजनीतिक रणनीति का एक अहम स्तंभ है। इस बंदरगाह के माध्यम से भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधा व्यापारिक मार्ग मिलता है। यही कारण है कि इस बंदरगाह की सुरक्षा भारत के लिए सिर्फ एक सैन्य जरूरत नहीं, बल्कि एक रणनीतिक अनिवार्यता बन चुकी है। जैसे ही यह संदेश भारतीय नौसेना के कमांड सेंटर तक पहुंचा, वहां मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों के सामने एक बेहद कठिन फैसला खड़ा हो गया। एक तरफ हारमोज में फंसे 36 जहाज थे जिनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी था और जिनकी सुरक्षित वापसी भारत की ऊर्जा और व्यापारिक सुरक्षा से जुड़ी हुई थी। दूसरी तरफ चाबहार था, जहां अगर किसी भी तरह का दबाव बनता या वहां अस्थिरता पैदा होती तो भारत की वर्षों की कूटनीतिक और रणनीतिक मेहनत को बड़ा झटका लग सकता था। नौसेना के कमांडरों को यह समझ आ गया था कि अब उन्हें दो मोर्चों पर एक साथ रणनीति बनानी होगी। समुद्र के उस हिस्से में जहां पहले से ही तनाव का माहौल था, वहां एक तरफ जहाजों को सुरक्षित निकालने का मिशन जारी रखना था और दूसरी तरफ चाबहार की सुरक्षा के लिए तुरंत मजबूत सैन्य उपस्थिति भी दिखानी थी। कमांड सेंटर में लगातार सैटेलाइट इमेज, खुफिया रिपोर्ट और समुद्री गतिविधियों की निगरानी की जा रही थी। हर मिनट नई जानकारी आ रही थी और उसी के आधार पर निर्णय लिए जा रहे थे। आईएनएस विक्रांत के आसपास तैनात युद्धपोतों को नए निर्देश दिए गए और कुछ जहाजों को संभावित रूप से चाबहार की दिशा में तैयार रहने को कहा गया। यह केवल एक नौसैनिक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि भारत की समुद्री रणनीति की असली परीक्षा बन चुका था, क्योंकि अगर हारमोज में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने में देर होती तो भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ सकता था और अगर चाबहार में समय रहते मजबूत सैन्य उपस्थिति नहीं दिखाई जाती तो वहां किसी भी तरह का दबाव बन सकता था जो पूरे क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को कमजोर कर देता। इसलिए नौसेना के रणनीतिकारों ने एक ऐसा संतुलन बनाने की कोशिश शुरू की जिसमें दोनों मिशनों को एक साथ पूरा किया जा सके। समुद्र में तैनात भारतीय युद्धपोतों के लिए यह एक ऐसा क्षण था जहां हर निर्णय बेहद महत्वपूर्ण था। कमांड रूम में मौजूद अधिकारियों को पता था कि उनके फैसले केवल जहाजों की सुरक्षा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह भारत की समुद्री शक्ति और वैश्विक रणनीतिक स्थिति से भी जुड़े हुए हैं। इसी बीच खुफिया एजेंसियों से कुछ और इनपुट मिलने लगे
जिन्होंने स्थिति को और गंभीर बना दिया। रिपोर्ट्स में संकेत मिल रहे थे कि क्षेत्र में कुछ संदिग्ध समुद्री गतिविधियां बढ़ रही हैं और कुछ बाहरी ताकतें भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। इसका मतलब साफ था कि आने वाले घंटे भारतीय नौसेना के लिए बेहद अहम होने वाले थे। अब सवाल यह था कि क्या भारतीय नौसेना एक साथ 2 रणनीतिक मोर्चों को संभाल पाएगी? क्या हारमोज में फंसे 36 जहाज सुरक्षित निकल पाएंगे? और क्या चाबहार में भारत समय रहते अपनी सैन्य मौजूदगी दिखा पाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलने वाले थे, लेकिन इतना तय था कि हिंद महासागर में शुरू हुआ यह ऑपरेशन अब एक बड़े रणनीतिक खेल में बदल चुका था और इस खेल में भारत को हर चाल बेहद सोच समझकर चलनी थी, क्योंकि यहां दांव पर केवल जहाज नहीं बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक मार्ग हो जैसा से घी करबे से सामरिक और समुद्री रणनीतिक ताकत लगी हुई थी। हालात का तेजी से आकलन करने के बाद भारतीय नौसेना के उच्च कमान ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे मिशन की दिशा ही बदल दी। आदेश साफ था, भारत का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत तुरंत अपनी वर्तमान तैनाती से निकलकर चाबहार की ओर बढ़े। आदेश मिलते ही विक्रांत के कमांड सेंटर में गतिविधियां तेज हो गईं। विशाल युद्धपोत के डेक पर तैनात अधिकारी तुरंत सक्रिय हो गए। रडार सिस्टम की निगरानी बढ़ा दी गई और पूरे बेड़े को नए मार्ग की जानकारी दी गई। कुछ ही मिनटों में विक्रांत ने अपनी दिशा बदल ली और अपनी पूरी गति के साथ चाबहार की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन इस रणनीतिक फैसले का एक दूसरा पहलू भी था और वही इस ऑपरेशन का सबसे संवेदनशील बिंदु बन गया। जैसे ही विक्रांत ने हारमोज के इलाके से दूरी बनानी शुरू की, वहां मौजूद 36 जहाजों के सुरक्षा कवच में एक बड़ा गैप पैदा हो गया। यह इलाका बेहद रणनीतिक था क्योंकि यह सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास स्थित था, जहां से दुनिया के एक बड़े हिस्से का तेल व्यापार गुजरता है। विक्रांत की मौजूदगी अब तक इस पूरे क्षेत्र के लिए एक मोबाइल किले की तरह काम कर रही थी। उसके डेक पर मौजूद फाइटर जेट, उसके रडार और उसकी मिसाइल प्रणाली किसी भी खतरे को कई 100 किलोमीटर पहले पहचानने और जवाब देने की क्षमता रखते थे। लेकिन जैसे ही यह विशाल युद्धपोत वहां से हटने लगा, उस इलाके की सुरक्षा व्यवस्था में अस्थायी खालीपन आ गया। यही वह क्षण था जब पूरे ऑपरेशन का सबसे नाजुक चरण शुरू हुआ। अब भारतीय नौसेना के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि हारमोज के आसपास मौजूद बाकी जहाजों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा। इन 36 जहाजों में कई भारतीय और मित्र देशों के व्यापारी जहाज शामिल थे जो सुरक्षित मार्ग की प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि इस दौरान किसी भी तरह की आक्रामक गतिविधि होती तो स्थिति बेहद जटिल हो सकती थी। इसीलिए नई रणनीति तुरंत लागू की गई। नौसेना मुख्यालय से आदेश जारी हुआ कि भारत के दूसरे बड़े युद्धपोत तुरंत आगे बढ़कर इस सुरक्षा गैप को भरें। इसी के तहत भारत के शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य को तुरंत इस इलाके की ओर बढ़ने का आदेश दिया गया। साथ ही आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS ट्रीकैंड को भी तेजी से आगे बढ़ने के निर्देश मिले। लेकिन यहां एक और चुनौती मौजूद थी। जब विक्रांत ने अपनी दिशा बदली, उस समय विक्रमादित्य और त्रिकंद दोनों ही अरब सागर के बीचों बीच तैनात थे। इसका मतलब था कि उन्हें हारमोज तक पहुंचने में कुछ समय लगने वाला था। यही वह अंतराल था जिसने पूरे मिशन को अत्यधिक संवेदनशील बना दिया। कुछ समय के लिए स्थिति ऐसी बन गई थी कि हारमोज और चाबहार के बीच भारत की नौसैनिक शक्ति 2 अलग अलग हिस्सों में बंट गई थी। एक तरफ विक्रांत चाबहार की दिशा में तेजी से बढ़ रहा था, जबकि दूसरी ओर विक्रमादित्य और त्रिकंद हारमोज की तरफ पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। समुद्र के इस विशाल क्षेत्र में यह एक जटिल रणनीतिक संतुलन था जिसे बनाए रखना बेहद जरूरी था। इस दौरान भारतीय नौसेना के निगरानी विमान लगातार आसमान में गश्त कर रहे थे। उपग्रहों के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी और आसपास मौजूद किसी भी संदिग्ध जहाज या ड्रोन की गतिविधि को तुरंत रिकॉर्ड किया जा रहा था। दूसरी ओर INS विक्रमादित्य अपने पूरे युद्धक समूह के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था।
यह भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसकी मौजूदगी किसी भी समुद्री इलाके में शक्ति संतुलन को तुरंत बदल सकती है। लगभग 45,000 टन वजनी यह युद्धपोत केवल एक जहाज नहीं बल्कि एक चलता फिरता हवाई अड्डा है। इसके डेक से MiG-29 के फाइटर जेट किसी भी समय उड़ान भर सकते हैं और सैकड़ों किलोमीटर दूर तक हवाई सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। जैसे जैसे विक्रमादित्य हारमोजस के करीब पहुंच रहा था, भारतीय नौसेना की रणनीतिक पकड़ फिर से मजबूत होने लगी थी। वहीं दूसरी ओर चाबहार की दिशा में बढ़ रहा विक्रांत भी एक बेहद महत्वपूर्ण मिशन की ओर बढ़ रहा था। चाबहार केवल एक बंदरगाह नहीं बल्कि क्षेत्रीय रणनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है जो सीधे ईरान के समुद्री तट पर स्थित है और भारत के लिए मध्य एशिया तक पहुंच का एक अहम मार्ग भी माना जाता है। इस पूरे ऑपरेशन में हर मिनट महत्वपूर्ण था। हर निर्णय का असर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक पड़ सकता था। समुद्र की सतह शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके नीचे और ऊपर चल रही सैन्य गतिविधियां यह साफ बता रही थीं कि यह केवल एक सामान्य नौसैनिक मूवमेंट नहीं था बल्कि एक बेहद जटिल और रणनीतिक मिशन का हिस्सा था। अब सबकी नजरें दो दिशाओं पर टिकी थीं। एक तरफ हारमोज, जहां विक्रमादित्य और त्रिकंद पहुंचने वाले थे, और दूसरी तरफ चाबहार, जहां विक्रांत तेजी से आगे बढ़ रहा था। आने वाले कुछ घंटे इस पूरे ऑपरेशन की सफलता या विफलता तय करने वाले थे, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि उसे हारमोज के इलाके तक पहुंचने में अभी कई घंटे लगने वाले थे। उधर IAS त्रिकंद भी विक्रमादित्य के साथ आगे बढ़ रहा था। त्रिकंद भारतीय नौसेना का एक आधुनिक स्टिल्ट फ्रिगेट है जिसे दुश्मन के राडार से बचकर ऑपरेशन करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे ऑपरेशन को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि IAS त्रिकंद अचानक अपने तय रास्ते से गायब हो गया है। कहा जा रहा है कि उसने अपनी स्टेल्थ क्षमता का इस्तेमाल करते हुए खुद को राडार से लगभग गायब कर लिया है और अब वह एक गुप्त मिशन पर निकल चुका है। यही वह पल था जब इस पूरे समुद्री ऑपरेशन की दिशा बदलने वाली थी, क्योंकि अगर यह खबर सही थी तो इसका मतलब साफ था कि भारत ने हारमोज और चाबहार दोनों जगह एक साथ जवाब देने की रणनीति तैयार कर ली है। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल बाकी था। क्या हारमोज में फंसे बाकी 36 जहाज सुरक्षित निकल पाएंगे और क्या चाबहार में भारत की रणनीतिक स्थिति पूरी तरह सुरक्षित रह पाएगी? समंदर सीटोंने में अब हालात पहले से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके थे। हालात का तेजी से आकलन करने के बाद भारतीय नौसेना के उच्च कमान ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे मिशन की दिशा ही बदल दी। आदेश साफ था। भारत का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत तुरंत अपनी वर्तमान तैनाती से निकलकर चाबहार की ओर बढ़े। आदेश मिलते ही विक्रांत के कमांड सेंटर में गतिविधियां तेज हो गईं। विशाल युद्धपोत के डेक पर तैनात अधिकारी तुरंत सक्रिय हो गए। रडार सिस्टम की निगरानी बढ़ा दी गई और पूरे बेड़े को नए मार्ग की जानकारी दी गई। कुछ ही मिनटों में विक्रांत ने अपनी दिशा बदल ली और अपनी पूरी गति के साथ चाबहार की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन इस रणनीतिक फैसले का एक दूसरा पहलू भी था और वही इस ऑपरेशन का सबसे संवेदनशील बिंदु बन गया। जैसे ही विक्रांत ने हारमोज के इलाके से दूरी बनानी शुरू की, वहां मौजूद 36 जहाजों के सुरक्षा कवच में एक बड़ा गैप पैदा हो गया। यह इलाका बेहद रणनीतिक था क्योंकि यह सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास स्थित था, जहां से दुनिया के एक बड़े हिस्से का तेल व्यापार गुजरता है। विक्रांत की मौजूदगी अब तक इस पूरे क्षेत्र के लिए एक मोबाइल किले की तरह काम कर रही थी। उसके डेक पर मौजूद फाइटर जेट, उसके रडार और उसकी मिसाइल प्रणाली किसी भी खतरे को कई 100 किलोमीटर पहले पहचानने और जवाब देने की क्षमता रखते थे। लेकिन जैसे ही यह विशाल युद्धपोत वहां से हटने लगा, उस इलाके की सुरक्षा व्यवस्था में अस्थायी खालीपन आ गया। यही वह क्षण था जब पूरे ऑपरेशन का सबसे नाजुक चरण शुरू हुआ। अब भारतीय नौसेना के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि हारमोज के आसपास मौजूद बाकी जहाजों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा। इन 36 जहाजों में कई भारतीय और मित्र देशों के व्यापारी जहाज शामिल थे
जो सुरक्षित मार्ग की प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि इस दौरान किसी भी तरह की आक्रामक गतिविधि होती तो स्थिति बेहद जटिल हो सकती थी। इसलिए नई रणनीति तुरंत लागू की गई। नौसेना मुख्यालय से आदेश जारी हुआ कि भारत के दूसरे बड़े युद्धपोत तुरंत आगे बढ़कर इस सुरक्षा गैप को भरें। इसी के तहत भारत के शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य को तुरंत इस इलाके की ओर बढ़ने का आदेश दिया गया। साथ ही आधुनिक स्टील फ्रिगेट INS त्रिकंड को भी तेजी से आगे बढ़ने के निर्देश मिले। लेकिन यहां एक और चुनौती मौजूद थी। जब विक्रांत ने अपनी दिशा बदली, उस समय विक्रमादित्य और त्रिकंद दोनों ही अरब सागर के बीचों बीच तैनात थे। इसका मतलब था कि उन्हें हार्मोज तक पहुंचने में कुछ समय लगने वाला था। यही वह अंतराल था जिसने पूरे मिशन को अत्यधिक संवेदनशील बना दिया। कुछ समय के लिए स्थिति ऐसी बन गई थी कि हार्मोज़स और चाबहार के बीच भारत की नौसैनिक शक्ति दो अलग अलग हिस्सों में बंट गई थी। एक तरफ विक्रांत चाबहार की दिशा में तेजी से बढ़ रहा था, जबकि दूसरी ओर विक्रमादित्य और त्रिकंद हार्मोज की तरफ पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। समुद्र के इस विशाल क्षेत्र में यह एक जटिल रणनीतिक संतुलन था जिसे बनाए रखना बेहद जरूरी था। इस दौरान भारतीय नौसेना के निगरानी विमान लगातार आसमान में गश्त कर रहे थे। उपग्रहों के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी और आसपास मौजूद किसी भी संदिग्ध जहाज या ड्रोन की गतिविधि को तुरंत रिकॉर्ड किया जा रहा था। दूसरी ओर INS विक्रमादित्य अपने पूरे युद्धक समूह के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था। यह भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसकी मौजूदगी किसी भी समुद्री इलाके में शक्ति संतुलन को तुरंत बदल सकती है। लगभग 45,000 टन वजनी यह युद्धपोत केवल एक जहाज नहीं, बल्कि एक चलता फिरता हवाई अड्डा है। इसके डेक से MiG-29 के फाइटर जेट किसी भी समय उड़ान भर सकते हैं और सैकड़ों किलोमीटर दूर तक हवाई सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। जैसे जैसे विक्रमादित्य हार्मोज के करीब पहुंच रहा था, भारतीय नौसेना की रणनीतिक पकड़ फिर से मजबूत होने लगी थी। वहीं दूसरी ओर चाबहार की दिशा में बढ़ रहा विक्रांत भी एक बेहद महत्वपूर्ण मिशन की ओर बढ़ रहा था। चाबहार केवल एक बंदरगाह नहीं, बल्कि क्षेत्रीय रणनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है जो सीधे ईरान के समुद्री तट पर स्थित है और भारत के लिए मध्य एशिया तक पहुंच का एक अहम मार्ग भी माना जाता है। इस पूरे ऑपरेशन में हर मिनट महत्वपूर्ण था। हर निर्णय का असर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक पड़ सकता था। समुद्र की सतह शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके नीचे और ऊपर चल रही सैन्य गतिविधियां यह साफ बता रही थीं कि यह केवल एक सामान्य नौसैनिक मूवमेंट नहीं था, बल्कि एक बेहद जटिल और रणनीतिक मिशन का हिस्सा था। अब सबकी नजरें दो दिशाओं पर टिकी थीं। एक तरफ हार्मोज, जहां विक्रमादित्य और त्रिकंद पहुंचने वाले थे, और दूसरी तरफ चाबहार, जहां विक्रांत तेजी से आगे बढ़ रहा था। आने वाले कुछ घंटे इस पूरे ऑपरेशन की सफलता या विफलता तय करने वाले थे, और यही वजह है कि वहां किसी भी बाहरी ताकत की मौजूदगी भारत के लिए चिंता का विषय बन सकती है। इसी खतरे को देखते हुए दिल्ली से साफ संदेश गया था कि चाबहार की सुरक्षा किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन के बीच एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। जैसे ही IAS विक्रांत चाबहार की ओर बढ़ा, उसी समय अरब सागर के बीचों बीच मौजूद IAS विक्रमादित्य और IAS त्रिकंद की गतिविधियों में अचानक बदलाव देखा गया। शुरू में ऐसा लग रहा था कि दोनों जहाज एक साथ हार्मोज की ओर बढ़ रहे हैं ताकि वहां पैदा हुए सुरक्षा गैप को भरा जा सके। लेकिन कुछ ही समय बाद रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी ने सबको चौंका दिया। खबर आई कि IAS त्रिकंद अब विक्रमादित्य के साथ नहीं है। अरब सागर की उस गहरी और रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील रात में, जब समुद्र की सतह शांत दिखाई दे रही थी, तभी भारतीय नौसेना के भीतर एक ऐसी गतिविधि शुरू हो चुकी थी जिसने पूरे क्षेत्र की सामरिक तस्वीर को बदल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक INS त्रिकंड ने अचानक अपनी दिशा बदल ली और उसने अपनी स्टेल्थ क्षमता का इस्तेमाल करते हुए खुद को रडार की निगाहों से लगभग गायब कर लिया। यह कोई साधारण युद्धपोत नहीं था,
बल्कि भारतीय नौसेना के उन चुनिंदा आधुनिक फ्रिगेट्स में से एक था जिन्हें खास तौर पर गुप्त मिशनों और उच्च जोखिम वाले समुद्री ऑपरेशनों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी बनावट, इसकी तकनीक और इसकी ऑपरेशनल रणनीति ऐसी है कि यह दुश्मन के रडार को भ्रमित कर सकता है, अपनी ध्वनि और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को कम कर सकता है और समुद्र की विशाल सतह पर लगभग अदृश्य बनकर आगे बढ़ सकता है। यही वजह थी कि जब यह जहाज अचानक अपने तय मार्ग से हटकर दूसरी दिशा में बढ़ा, तो समुद्री सुरक्षा से जुड़े विश्लेषकों और रक्षा विशेषज्ञों ने तुरंत यह समझ लिया कि भारतीय नौसेना किसी सामान्य गश्ती अभियान में नहीं, बल्कि एक बेहद सोची समझी और बहुस्तरीय रणनीति को अंजाम दे रही है। उस समय अरब सागर के रणनीतिक समीकरण पहले से ही संवेदनशील थे, क्योंकि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और समुद्री व्यापार मार्गों पर बढ़ती असुरक्षा ने कई देशों की नौसेनाओं को सक्रिय कर दिया था। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।